नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो आपका आहार है, आचार, विचार, व्यवहार यानी कि आपका पूरा संस्कार तय करता है। लेकिन आहार आपकी सेहत को बहुत हद तक नियंत्रित करता है। आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, ये दोनों बातें आप कैसे हैं, इसको तय करती हैं। और इस देश में एक बड़ा नाम है, जो आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग करने के चलते भी जाने जाते हैं। और देश में एक बड़ी जमात है जो उनको सुनती है, देखती है और अमल करती है। आचार्य मनीष, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और इसके लिए साधुवाद भी कि आपने देश में बहुत सारे लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया है। बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूं कि ये शरीर ज़्यादातर हिस्सा इसका पानी है, वाटर है। पानी कैसा पीना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और मुझे लगता है कि आपका जोर पानी पर ज़्यादा रहता है, तो पानी पर सबसे पहले। सर, पहली बात तो बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। मुझे जब प्यास लगेगी मेरी बॉडी मांग लेगी। तो पानी कब पीना चाहिए? जब प्यास लगे, नंबर एक। और तरीके से पीना चाहिए, घूट घूट करके, आराम आराम से, शांत मन से। अगर प्यास लग रही है तो ये मतलब नहीं गिलास पकड़ा और चलो अंदर, वो सारा बॉडी पे लोड पड़ गया। इस तरह नहीं, एक घूट पिया, उसको इंजॉय किया, 32 बार चबाया, थोड़ा मुंह में कुल्ले की तरह हिलाया, फिर दूसरा घूट पिया, ऐसे आराम आराम से। ठीक है। खाना खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। अगर पीना पड़े तो खाने के साथ, खाने के बीच में 1-2 घूंट पी लेना चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे खाना खाने के बाद पानी पीना है तो गर्म पानी, गर्म पानी उबलता हुआ पी सकते हैं खाने के साथ, ताकि अग्नि मंद ना करे। क्योंकि अगर आप खाने के बीच में ठंडा पानी पियोगे तो वो अग्नि को वीक कर देगा, मेरा खाने का डाइजेशन वीक हो जाएगा। तो अगर खाने के साथ पानी पीना तो गर्म, या खाने के बीच में 1 या 2 घूंट, पहले पीना तो 30 मिनट, बाद में पीना तो 40 मिनट। इसके अलावा नॉर्मल पानी जो घरों में मिलता है वो नहीं पीना चाहिए। वो बीमारी आज की डेट तो में। क्या पिया जाए? मेरे हिसाब से हर घर में मटका होना चाहिए। फ्रिज का पानी कभी नहीं पीना चाहिए, बर्फ़ वाला पानी कभी नहीं पीना चाहिए। मतलब मटके का पानी या आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, ये जरूर पीजिए। और अगर आपको कैंसर से बचना है तो एल्कलाइन वाटर पीजिए। ये अल्कलाइन वाटर क्या है? सबसे पहले आप पानी को मटके में स्टोर करो, मटके में। और मटके में तांबे की एक प्लेट या तांबे का लोटा या तांबे का गिलास छोड़ दो, एक चांदी का सिक्का छोड़ दो, और मटके में 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे पानी रहे। अच्छा। तो अब ये पानी में तो प्राकृतिक गुण आ गए, मिट्टी के गुण आ गए, चांदी के गुण आ गए, और उसको तांबे ने उसको एंटी बैक्टीरियल कर दिया, एंटीवायरल, मतलब उसके अंदर के बैक्टीरिया, मतलब सूक्ष्म जीव जो हानिकारक जीव हैं वो निकल गए और पानी प्यूरिफाई हो गया। अब ये पानी बन गया नॉर्मल पानी। अब इसको बनाओ एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर कैसे बनेगा? उसको एक कांच के जार में या कांच के जग में शिफ्ट कर लो, और उसमें लगभग अगर एक जग है तो 2-3 टुकड़े खीरा छिलके समेत, अच्छा, थोड़ा सा पुदीने के 2-4 पत्ते, 5-7 पत्ते धनिया, 1 हरी मिर्च काट के बीच में से, और 1-2 पीस गाजर, या कोई संतरा या नींबू का एक टुकड़ा, ऐसा कुछ भी 4-5 आइटमें डाल के, अदरक भी डाल सकते हैं 1 टुकड़ा, उसको 12 घंटे के लिए छोड़ दो। अब वो बन गया आपका एल्कलाइन वाटर, और बन गया वो मैजिक वाटर। अच्छा। अब आप कैंसर को भी हरा सकते हो, बॉडी के अंदर की गांठ को भी हरा सकते हो, सिस्ट को हरा सकते हो, ट्यूमर को हरा सकते हो, रसौली को हरा सकते हो। अभी हिंदुस्तान के सामने जो सबसे बड़ा खतरा है, कैंसर के पेशेंट्स पिछले कुछ दशकों में बढ़े हैं और आने वाले समय में उनकी तादाद और बढ़ेगी। कैंसर भारत के सामने एक बड़ा खतरा है। कैंसर ना हो, और कैंसर है भी तो कैसे उससे लड़ सकते हैं? आयुर्वेदिक उपाय क्या है? कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा टाइम का गलत मैनेजमेंट। हम जो लेट नाइट सो रहे हैं उससे बॉडी की रिपेयरिंग वीक हो रही है। हम जब सोते हैं ना, रात को हमारी बॉडी की मरम्मत होती है अंदर से टूट फूट की। अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हो, ध्यान से सुनना, अब ये बात आप भी सुनो दर्शकों,
अगर आप रात को 11 बजे सो जाते हो तो उसके 2 घंटे बाद आप साउंड स्लीप में होते हो, गहरी नींद में। 1 से 3 बजे के बीच में आपकी पूरी बॉडी का ब्लड लीवर से गुजरता है और उसकी पूरे की सफाई होती है। जितने भी लोगों की रात को 1 से 3 के बीच में नींद खुलती है, समझो आपका लीवर इशारा कर रहा है कि मैं खराब हो रहा हूँ, भविष्य में आपको कैंसर हो सकता है। तो जितने भी लोगों की रात को नींद खुलती है 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, तो खतरे की घंटी है। मीन्स बॉडी अपने खून की सफाई नहीं कर पा रही। तो खून की सफाई होने के लिए रात को एटलीस्ट 10:30, 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो ब्लू लाइट है ना, वो हमें कई देर तक ब्रेन में उसका असर रहता है। और अगर आपको साउंड स्लीप नहीं आई तो लीवर में से सारा ब्लड नहीं गुजरेगा। लीवर में से ब्लड गुजरता ही क्यों है? सफाई के लिए, टॉक्सिन के लिए। आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग, सर्व रोग, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाते हैं। तो सारी बीमारियों का मूल कारण कुपित मल है, बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिन्स है। तो लीवर एकमात्र ऐसा अंग है पूरी बॉडी का जो ब्लड को रात को साफ करता है। लेकिन आप रात को कभी 1 बजे सोते हो, कभी 12:30 सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो, कभी नाइट ड्यूटी है, कभी आप फ़ोन देख रहे हो रात को, कोई सीरीज़ देख रहे हो नेटफ्लिक्स पे या किसी OTT पे। तो थोड़े दिनों में ना आपके खून की सफाई का पैटर्न बिगड़ जाएगा, बॉडी में गंदगी जमा होनी शुरू हो जाएगी, टॉक्सिन इकट्ठे होने शुरू होंगे और आपकी बॉडी में कैंसर की शुरुआत हो जाएगी। तो अब वो ब्रेस्ट में गांठ इकट्ठी होगी तो ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अगर गले में होगी तो गले का कैंसर हो गया, मुंह में होगी तो मुंह का कैंसर, मलाशय में हो गया तो रेक्टम कैंसर, सर्विक्स में हो गया तो सर्विक्स कैंसर, ब्लड में हो गया ब्लड कैंसर। तो कैंसर बेसिकली कुछ और नहीं है, आपकी बॉडी में ही जमा हुए टॉक्सिन का एक्युमुलेशन है। और वहाँ पर फिर वो सेल जो है, हमारी बॉडी का सेल है, कैंसर सेल जो है वो कहीं बाहर से नहीं आता, मेरा आपका अपना सेल है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो होने का। वो कैसा एनवायरनमेंट? बॉडी में जिस हिस्से में ऑक्सीजन की पहुंच कम होगी वहाँ कैंसर ग्रो हो जाएगा, बॉडी में जिस हिस्से में एसिडिक एनवायरनमेंट होगा वहाँ कैंसर ग्रो हो जाएगा। तो उसको अपना माहौल मिला कैंसर सेल को। बेसिकली कैंसर सेल क्या है? ज़्यादा ग्लूकोज खाने वाला सेल है, ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ होने वाला सेल है। तो आप उसकी सप्लाई लाइन काट दो। कैंसर की सप्लाई लाइन क्या है? चीनी, अच्छा, सफ़ेद नमक, कार्बोहाइड्रेट, रोटी, गेहूं, चावल, जानवर से प्राप्त कुछ भी पदार्थ, दूध, दही, मलाई, पनीर, ये इसकी सप्लाई लाइन है कैंसर की। अब काट दो, थोड़े दिन के लिए एल्कलाइन डाइट पे आ जाओ, नेचुरल डाइट पे आ जाओ, भोजन पे आ जाओ। हल्दी खाओ, कड़ी पत्ते चबाओ, पुदीना धनिया का जूस पियो, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, मूली पत्ता, शलगम का पत्ता, पान का पत्ता, बरगद का पत्ता, पीपल का पत्ता, अमरूद का पत्ता, या जो भी पत्ते का जूस पिया जा सकता है सबका मिला के जूस पियो। मतलब बॉडी में एल्कलिनिटी बढ़ा दो। एसिडिक एनवायरनमेंट क्या? कैंसर के सेल अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। कैंसर पहले तो ग्रोथ रुकेगी, फिर वो यूटर्न भी ले लेगा। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा वर्ग है, एक बहुत बड़ा एक ऐसा नेक्सस है जो नहीं चाहता कि कैंसर का इलाज, शुगर का इलाज, बीपी का इलाज दुनिया को आम पता लग जाए। हम बर्तन भी बदलते रहे, पहले मिट्टी का था, फिर हम लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते रहे, एल्युमिनियम का बर्तन आया, अब आ गया कि नॉन स्टिक भी आ गया है और कुकर भी अलग अलग मेटल्स में आ गए हैं। बर्तन क्या सबसे अच्छा है? मिट्टी सबसे बढ़िया। धरती पे अगर कोई बर्तन है तो मिट्टी, नंबर 2 पे लोहा। मिट्टी के बर्तन में दाल पकेगी, मिट्टी के देगची में साग बनेगा, मिट्टी की देगची में गाजर का हलवा बनेगा जैसे हमारी दादी नानी बनाती थी। वापस पुराना भारत चाहिए सर, मतलब वो सब चीज़ें हमारी बढ़िया थी। एक और मैं बोलना चाहूँगा, पुराने भारत की बात आई फिर मैं भूल जाऊँगा। ये जो किचन स्टैंडिंग बना ली हमने, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। ये टॉयलेट सीट जो इंडियन से तोड़ के इंग्लिश कर ली, ये सबसे बड़ा बेड़ा गर्क कर लिया हमने। हमारा पेट ही साफ़ नहीं हो रहा, हमारी पिंडली नहीं दब रही। घुटने चेंज क्यों हो रहे हैं? जब आप नीचे बैठ के रोटी पकाते थे तो बच्चे ऑपरेशन से कहाँ होते थे? घुटने ऑपरेशन से कहाँ चेंज हो रहे थे? डिस्क प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी? आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन कहाँ हो रहा था? अब सब कुछ हो रहा है।
बिकॉज आपकी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो रही। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि सुबह उठ के खाली पेट उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब इंडियन टॉयलेट सेट में बैठ के इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी चबाओ, कभी कैंसर नहीं होगा। इतना बड़ा टुकड़ा अदरक चबाओ, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। 10 कड़ी पत्ते चबाओ, कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। गर्म पानी पियो, कभी आपका गैस, तेजाब और कब्ज नहीं होगा। उकड़ू बैठ के करना है लेकिन जो करना है। और मैं तो कहता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम उकड़ू बैठ के कर लो, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा, कभी सेक्स पावर कम नहीं होगी। पूरे भारत के हर पुरुष को मैं बोलना चाहूँगा, पेशाब भी नीचे बैठ के किया करो। 15 दिन पहले टर्की गया था, तो टर्की में इस्तांबुल को छोड़ दो, वहाँ इंग्लिश टॉयलेट सीट थी। उसके अलावा कैपेडोचिया और जो मैं एंटालिया गया, सब इंडियन टॉयलेट सीट थी वहाँ पे। कहीं इंग्लिश टॉयलेट, होटलों में भी इंडियन टॉयलेट सीट थी। अच्छा, सिंगापुर गया मैं, वहाँ भी कुछ होटल्स में इंडियन टॉयलेट सीट है आज भी। वियतनाम गया मैं, वहाँ कुछ लोगों में इंडियन टॉयलेट सीट, और वो बीमारी नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग कहाँ जी रहे हैं? जापान में 84 ईयर्स। आपको पता है वो खाना कैसे खाते हैं? वज्रासन में बैठ के। और हमने वज्रासन छोड़ दिया, हमने शीर्षासन छोड़ दिया। आज भी पूरा भारत अगर वज्रासन में बैठ के खाना खाना शुरू कर दे, मैं गारंटी, हाँ, पैर मोड़ के मतलब पिंडली के ऊपर बैठ जाओ, नहीं तो खाना खाने का 10 मिनट वज्रासन में बैठ लो, वो बैठा नहीं जाता। तो मैं कहता हूँ खाना ही वज्रासन में खड़ा लो। चाइना, जापान और कोरिया वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज है, वियतनाम, जहाँ पे लोग आज भी वज्रासन में बैठे खाना खाते हैं और सबसे लंबी उम्र के लोग जी रहे हैं यहाँ पे। जो वज्रासन है उसका नाम ही वज्रासन है, वो शरीर को वज्र बना देगा। अगर आप रोज वज्रासन में बैठे खाना खाओगे, इस जन्म में बीमार नहीं पड़ोगे, जैसे जापानी, चाइनीज, कोरियन नहीं पड़ रहे। 84 ईयर जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जापान में पूरी दुनिया में सबसे कम घुटने के ट्रांसप्लांट होते हैं। जापान में सबसे कम किडनी खराब हो रही है। एक और बात, ये लोग सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते, जापानी। और भारत में रात को 2 बजे 1 बजे भी स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर आ रहा होता है। तो सर ये गलत है। अब आते हैं खाना कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। किसी भी बीमारी में अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले खाना छोड़ना चाहिए। उसका नाम ही है खाना। आपको शुगर हाई आ जाए, आपको बीपी हाई आ जाए, आपका क्रिएटिनिन बढ़ के आ जाए, आपको फीवर हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, निमोनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खाना 1 से 3 दिन के लिए। और क्या करना है, एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, 40 डिग्री टेम्परेचर गर्म करना है पानी, और एड़ी तक, उसमें घुटने तक पाँव डुबो देने हैं, पिंडली डुबो देनी है पूरी, और 40 मिनट से 1 घंटा करना है। पानी को मेंटेन रखना है गर्म। अगर ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकाल दो, 2 डिब्बे गर्म भर दो। आप हैरान हो जाओगे, 1 से 2 घंटों में आप ठीक हो जाओगे। जॉन्डिस, आपका वायरल फीवर, जॉन्डिस 2-3-4 बार ऐसा करना पड़ेगा, और वायरल फीवर में 1 बार करने में ही ठीक हो जाएगा। 80% लोग 1 बार में ठीक हो जाएंगे। अभी आपको बुखार होता है तो 5 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, और आप दुनिया की सबसे खराब गोली भी खाते हो, और वो आपको पता है किडनी फेल करती है। आपने 2 बातें बहुत अच्छी बताई कि आप खाना खाते समय अगर वज्रासन में खाओ तो सबसे बढ़िया है, वज्रासन में, हाँ, और पानी अल्कलाइन पियो। ये दोनों स्थितियाँ आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हैं। एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लोग कहते हैं कि आप 8 घंटे के दरमियान खाओ, 16 घंटे जो है आप मत खाओ। ये कितना फ़ायदेमंद है? इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि अगर दिन 24 घंटे का है तो 8 घंटे या 9 घंटे में खाना खाना, और फिर 15 घंटे या 16 घंटे में खाना नहीं खाना। इसको बोलते हैं, इससे ऑटोफेजी ऑन होता है। हमारे देश में एकादशी, अमावस, मौनी अमावस्या, करवा चौथ, ये सब इसी के तरीके थे, लेकिन किसी ने इसकी वैल्यू नहीं करी। अमेरिका, जापानीज साइंटिस्ट योशियो रियोसुमी ने 2016 में इस पर स्टडी करके नोबेल प्राइज़ जीत लिया, जबकि हमारे सुश्रुत ऋषि ने, चरक ऋषि ने हजारों साल पहले एकादशी के व्रत रखने का, 16 सोमवार का विधान रखा हुआ था। उसमें होता क्या था, इंसान 12 घंटे 15 घंटे नहीं कुछ खाता था, फिर थोड़ी सी देर के लिए कुछ खाता था, एक टाइम भोजन करता था। तो जब हम 8 घंटे में खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाएंगे तो बॉडी अपने आप ही अपने बुरे सेल्स को खा जाएंगी, अपने आप ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को हरा देंगी। यानी कि मेरे शरीर में एक ऑटोफेजी ऑन हो जाएगा,
यानी कि स्वयं हीलिंग क्षमता, स्वयं रिपेयरिंग क्षमता। जैसे किसी की बॉडी में कैंसर है और आपने 8 घंटे खाया, 16 घंटे नहीं खाया, और 16 घंटे में मान लो बॉडी को 13वें घंटे में भूख लगी, तो बॉडी वो जो गांठ थी बॉडी में, ट्यूमर था, रसौली थी, उसको खा जाएगी। उसमें से खा लेगी थोड़ा सा मच्छर। तो ऐसा कुछ दिन हम लगातार करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो आपकी गांठ छोटी होनी शुरू हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। और इंटरमीडिएट फास्टिंग पूरे वर्ल्ड में आज फेमस हो गई है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लीवर फेल के ट्रीटमेंट के लिए, किडनी फेल के ट्रीटमेंट के लिए, हर बीमारी के, शुगर ठीक हो जाती है, रिवर्स हो जाती है शुगर, बीपी ठीक हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने अपना सेल्फ मैकेनिज्म ऑन कर लिया। अभी क्या हो रहा है, आपको लगता है रात को 9 बजे खाया मैंने, आपको लगता है मैंने रात को 10 बजे खाया, चलो 10 बजे मानते हैं, 10 बजे खाया। आप कई बार लेट भी, आप जैसी आपके ऑफिस में काम करते हैं 10 बजे खाना आता है कई बार, तो 10 बजे मुंह ने खाया, 11-12 बजे खाया अमाश्या ने, फिर 1 बजे खाया उसको डूडोनियम ने, फिर 2-3-4 बजे तक खाया उसको छोटी आंत ने, सुबह 5-6 बजे खाया उसको बड़ी आंत ने, और 7 बजे सारा जोर लग गया मलाशय का। पूरी रात आपके पूरे पाचन तंत्र को, पूरे लीवर सिस्टम को, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला। यही अगर आपने खाना 9 की जगह 7 बजे खाया होता तो बॉडी 12-1 बजे तक सारा डंडा निपटा देती, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इंटरनल जो प्रोसेस है, ये सूरज से चलता है। ये जो लाइट जल रही है ना, ये लाइट है, ये सूरज नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। सूरज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो सूरज जब हम उसके संपर्क में आते हैं, हमारी बॉडी अलग तरह से प्रोसेस करती है। पूरी दुनिया में जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सब किसके साइकिल पे चल रहे हैं? सूरज से एनर्जी लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात आचार्य मनीष कह रहे हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आते हैं, जैसे सुबह 10 बजे आपने खाया और शाम को 6 बजे आपने आखिरी खाना खा लिया 8 घंटे के लिए, फिर आप कुछ नहीं खाते हैं, तो आप लीवर, किडनी, हार्ट, बीपी, कैंसर, इन सारी बीमारियों को आप पलट सकते हैं, इससे बाहर आ सकते हैं, शुगर समेत। और बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक रामबाण है कि एक ही चीज़ से आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। अभी भी देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई संकट या बीमारी है, वो है बीपी। ब्लड प्रेशर हर आदमी के पास हो जाता है, अमूमन हर तीसरा आदमी। बीपी क्यों है और बीपी से बाहर निकलने का रास्ता क्यों है? तो बीपी है तो हार्ट की प्रॉब्लम है। देखो, पहली बात तो बीपी कोई बीमारी नहीं है, और बीपी और शुगर इनको अलग अलग मत करो आप, ये दोनों एक ही हैं। मान लो अवस्थाएं हैं दो, मतलब बीपी है या शुगर है, एक अवस्था है, एक सिचुएशन है। मेरे शरीर पे कोई तकलीफ है, मेरे शरीर में कोई उपद्रव चल रहा है, मेरे शरीर में कुछ गलती चल रही है, गड़बड़ चल रही है डाइट की, तो मेरा शरीर जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो सिम्टम दिखा रहा है, वो है ब्लड प्रेशर या वो है शुगर। अच्छा, अब ब्लड प्रेशर अगर हाई है, पहले तो आप ये समझो हमारी बॉडी ये बहुत सयानी है, इंटेलिजेंट है, भगवान का स्वरूप है। अगर भगवत गीता को मानते हो तो भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी संतान बता रहे हैं। सामवेद में भगवान ने बोला कि जब मैंने दुनिया बनाई तो मैंने मेरी छवि बनाई इंसान, मनुष्य। ऋग्वेद में भगवान बोल रहे हैं जब मैंने धरती बनाई, चंद्रमा बनाया, सूरज बनाया, तारे बनाए, पहाड़ बनाए, नदियाँ बनाई, जलचर बनाए, उभयचर बनाए, नभचर बनाए, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ रचना करी, इंसान, मनुष्य। तो अगर हम इतने सर्वश्रेष्ठ हैं, इतने पावरफुल हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो बीमार क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान को तो माना, भगवान की नहीं मानी। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य करके पूरा श्लोक है कि युक्ति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आहार विहार परिवर्तन करो। गेहूं पूरा साल खाने की आइटम नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से भी नहीं है। अच्छा, ये मौसम के अकॉर्डिंगली बॉडी की प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। और पहले टाइम पे ना गेहूं को कभी भी नव अन्न मतलब ताज़ा नहीं खाया जाता था। पहले इसको ड्रम में भरते थे, 6 महीने से 1 साल पुराना करते थे, देन यूज़ करते थे। और जो जैसे अभी आप गेहूं की फसल होगी, घर में गेहूं आया तो हमने एक ड्रम में भर दिया, और जो पहले वाला ड्रम भरा पड़ा था पिछले साल वाला, उससे थोड़ा सा निकाला, उसको 2 घंटे भिगो के रखा, फिर उसको सुखाया और 1 हफ्ते का पिसवाया। अभी आप लेके आते हो सीधा आटा, गेहूं मार्केट से पिसा हुआ,
वो एक तो नव अन्न है जो आयुर्वेद में नवन बीमारी का कारण बताया गया। दूसरा फिर उसने पीस दिया महीने का, अब हफ्ते से ज़्यादा आटा पीसो खराब हो जाता है, तो उसमें वो कई तरह के केमिकल डालते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पे, खराब ना हो जाए, वो भी कैंसर कारक है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो 10 में से 5 लोगों का फ्री में ठीक हो सकता है। कैसे? राइट को बंद करो, राइट को बंद कर लो, अब लेफ्ट से सांस लो, होल्ड कुंभक, फिर होल्ड, मतलब लगातार नहीं, ऐसे नहीं करना, रोकना, फिर छोड़ना और फिर बाहर रोकना। अगर आप 2 मिनट लगातार करते हो तो हेडेक ठीक, माइग्रेन ठीक, सिर दर्द ठीक करके देख लेना। इसी को लगातार 5 मिनट कर लेते हो और 5-7 दिन लगातार कर लेते हो। राइट को बंद करना है, राइट को और बंद लेफ्ट करना है, नॉस्ट्रिल से आपको बस सांस लेफ्ट लेना को है, यूज छोड़ना करना है। है। बस आपका 5 मिनट के अंदर 5-7 दिन में ही 10 में से 5 लोगों का बीपी कंट्रोल हो जाएगा। ये जो लेफ्ट है ना, ये चंद्र नाड़ी है, शीतल नाड़ी, कूल, ठंडा, वो रिलैक्स, वाओ। ये जो राइट है ये सूर्य नाड़ी, अग्नि, गर्म, तेज, गुस्सा, क्रोध, ये सब राइट है। तो जब मैंने राइट को बंद कर दिया और लेफ्ट को एक्टिवेट कर लिया तो मेरी बॉडी में क्या आई? शीतलता, कोमलता, तो बीपी कम हो प्यार, जाएगा। अफेक्शन, लव, आपके प्रति थैंकफुलनेस, भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस। तो मैं क्या हुआ? शीतल हुआ, तो मेरी बॉडी की नाड़ी पे प्रेशर नहीं आया, मेरी हार्ट पे पंपिंग का रिदम सेट हुआ, तो मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। और यही अगर आपको कभी लो बीपी है और आपको तो किसी को उल्टा करें। पीटने जाना है तो लेफ्ट को बंद कर लो। थोड़ी देर में आपको सब पे गुस्सा आएगा, मूड खराब रहेगा, अग्नि आपकी प्रज्वलित हो जाएगी। पूरे भारत में आज 10 करोड़ लोगों को शुगर है, 10 करोड़ लोगों को बीपी है। मैं एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिससे लगभग 60% जनता, 70% जनता की शुगर की गोली छूट सकती है कुछ दिनों के अंदर ही, अगर वो भारत ये अपना ले तरीका। तो अगर वो आप बोलो कैसे? तो मैं सिखा सकता हूं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। इसको बोलते हैं DIP डाइट या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। आपको करना क्या है? जो भी आप खाते हो नाश्ते में, लंच में, डिनर में, आप उसका नाम रख दो प्लेट 2। अच्छा, उसका नाम रख दो प्लेट 2। प्लेट 1 में और क्या होगा? उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर दो। और कभी भी दोनों प्लेटें इकट्ठी मत रखना, फिर आप प्लेट 1 नहीं खा पाओगे। मतलब आप प्लेट 1 खत्म करते ही देन प्लेट 2 खाओ, मंगाओ ही तभी कि भैया प्लेट 1 खत्म हो गया, प्लेट 2 दे दो। प्लेट 1 जो नाश्ते की है, अगर आपको शुगर ठीक करनी है, बीपी ठीक करना है, तो वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। अच्छा, आपका वजन 70 किलो है हाँ। तो लगभग 700 ग्राम, 50 किलो के तो लगभग 500 ग्राम, 60 किलो के तो 600 ग्राम पहले फ्रूट खाने हैं। और कोई फ्रूट मना नहीं है, सीजन के होने चाहिए। आम खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ, अंगूर खाओ, सब खाओ, कोई शुगर नहीं बढ़ेगी। मतलब कोई शुगर नहीं बढ़ेगी। ये लोगों के मन में वहम है, आम खा लेंगे तो या केला खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा ऐसा, या पोटेशियम हमारा बिगड़ जाएगा। नहीं, बॉडी बहुत सियानी है, बॉडी को सब पता है मुझे किस खाने का कैसा यूज़ करना है। तो पहले प्लेट 1 खत्म कर लो नाश्ते में। वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला है फ्रूट का, 3 से 4 तरह के फ्रूट होने चाहिए। देन प्लेट 2 खा लो। परोठा खाना है, चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, स्प्राउट, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी खाना है खाओ। ऐसे ही अब आ जाओ लंच में और डिनर पे। लंच में वजन गुणा 5 का फार्मूला रहेगा। मतलब वजन गुणा 10 सुबह था, लंच और डिनर में वजन गुणा 5। यानी कि पहले आपने सैलड खानी है, खीरा, टमाटर, प्याज, खकड़ी, वंगा, कोई भी काकड़ी, या जो भी चीज़ें सैलड के रूप में हम खाते हैं। मोस्टली हम जो मौसमी है, जो मौसमी है, जैसे हम टमाटर ज़्यादा खाते हैं, प्याज खाते हैं, या खीरा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो 250 ग्राम। मतलब अगर आप 50 किलो तो 250 ग्राम, 70 किलो तो 350 ग्राम। वो एक बार आप अंदाजा बना लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना हो गया। तो वो आपने पहले ख़त्म करनी है। उसके ऊपर से रोटी खाओ, रोटी, चावल, खिचड़ी, जो ये जो खाना है। एक शर्त है बस, कभी भी रोटी और चावल इकट्ठा नहीं खाना। अगर आपने दिन में रोटी खाई है तो पूरा दिन रोटी ही खानी है, अगर आपने चावल खाए तो पूरा दिन चावल ही खाने हैं। मतलब आप दिन भर में 2-2 अनाज यूज़ मत करो। अच्छा, बॉडी कंफ्यूज होती है क्योंकि अलग अलग तरह के रसायन आते हैं ना दोनों को हजम करने के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। हम घर में गेस्ट आता है, चावल भी ले लो जी, रोटी भी ले लो जी। बॉडी को हाई ग्लूकोज कंजप्शन आइटम है दोनों, हाई ग्लूकोज। दोनों के अंदर ना इंसुलिन स्पाइक आता है, ग्लूकोज का स्पाइक आता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है।
उस चक्कर में फिर पेनक्रियास को अपना स्पाइक देना पड़ता है इंसुलिन बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में। तो 2 स्पाइक आ गए ना मेरे, तो मेरी बुढ़ी हो गई पेनक्रियास टाइम से पहले, फिर शुगर ठीक नहीं होगी। आप इससे अच्छा स्मार्ट फूड खाओ, नेचुरल फूड खाओ, साबुत अनाज खाओ, साबुत दालें खाओ अंकुरित करके, वो पूरा दिन धीरे 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 ब्लड में ग्लूकोज आता है। मिलेट्स भी है, स्मार्ट फूड है, जैसे रागी है, स्वांख है, कोदरा है, हरी कंगनी है, ये सब स्मार्ट फूड है जिनको अभी मोदी जी ने खूब प्रमोट किया है, जिसमें 5 पॉजिटिव मिलेट हैं। अच्छा, ज्वार बाजरा भी मिलेट है, लेकिन ये 3 से 4% फाइबर की आइटम है। जो मैंने पहले 5 नाम बताए वो 8 से 10% फाइबर की आइटम है। वो कौन से 5 हैं? कोदरा, कंगनी, हरी कंगनी, स्वांख, और एक मैंने बताया था ना आपको प्रोसो मिलेट। अच्छा, तो ये 5 मिलेट हैं, ये पॉजिटिव मिलेट्स हैं, इनमें 8 से 10% फाइबर है। और सुन लो, चावल में 0.2% फाइबर है, गेहूं में 1% फाइबर है। कहाँ कचरा खाएं हम कि कहाँ अमृत खाएं हम। लेकिन शर्त क्या है, कोई भी अनाज खाना है पहले उसको 4-6 घंटे भिगो के रखो। मिलेट्स को 4-6 घंटे, गेहूं को 2 घंटे, उसको सुखाओ निकाल के, फिर पिसवाओ। अगर उसका आटा खाना है तो, अगर आपको गेहूं का आटा भी खाना है तो सीधा गेहूं पिसा हुआ मत लाओ, पहले गेहूं को 2 घंटे भिगो के रखो, उसको सुखाओ, फिर पिसवाओ, फिर वो आपके लिए दवाई बन ये गया। जो मल्टीग्रेन आटा आता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कभी कभार शादी पार्टी सुख दुख ठीक है, अदरवाइज कभी कभार खा सकते हो, रूटीन में नहीं। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप जब आटा खाना है, आपने गेहूं खाना है, तो उसमें 10 किलो गेहूं का आटा पिसवा रहे हो, उसमें 1 किलो चना पिसवा लो, 1 किलो उस पिसवा लो, क्या कहते हैं, जौ पिसवा लो, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। हमारे देश में एक रिवाज है कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। हल्दी क्यों चाहिए दूध में? क्योंकि हल्दी को हजम होने के लिए फैट चाहिए, इसीलिए दूध में डाली गई। लेकिन साइंस तो अब डेवलप हुई है। हमारे पूर्वजों को कैसे पता था? आज अमेरिका लाटे मिल्क बेच रहा है ना, या रशिया में लाटे मिल्क बिक रहा है, लेकिन हमारे देश पूर्वज तो हल्दी वाला दूध पीते थे। लेकिन आज की डेट में दूध नकली है, मिलावटी है, तो नहीं पीना। तो आप हल्दी को नारियल पानी में घोल के पी लो। अच्छा, नारियल पानी लो, हल्दी में घोल के पी लो, एंटी कैंसरस है। क्योंकि खाली हल्दी खाओगे तो हजम नहीं होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में उसका जो कर्क्यूमिन है वो फैट सोल्यूबल है, इस्तेमाल नहीं होगा, वो यूज ही नहीं होगा। जैसे अगर आप आयरन का सप्लीमेंट खा रहे हो और दूध वाली चाय पी रहे हो, तो आयरन सप्लीमेंट बॉडी को लगेगा ही नहीं आपकी। अच्छा, आप B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी का कैप्सूल खा रहे हो और साथ में दूध वाली चाय पी रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जैसे सफ़ेद नमक है, अब हम दही पे भी डालते हैं, रायते पे भी डालते हैं, दूध पे भी डालते हैं, और सलाद पे भी डालते हैं, फ्रूट पे भी डालते हैं। कोई नहीं मिलता लोगों के जख्मों पे भी डाल देते हैं। वो नहीं खाना होता कच्चा। आप सफ़ेद नमक के लिटरेचर पढ़ो, वो कच्चा खाने के लिए नहीं बना था, लेकिन दही पे, सलाद पे, फ्रूट पे, रायते पे तो सब कच्चा ही हो गया ना, मत खाओ। वो सब्जियों के लिए है सब कि आप जब अगर सब्जी पक पका रहे गई है हैं, तो पका रहे हैं। बस, अदरवाइज मैं तो कहता हूँ सफ़ेद नमक खाना ही नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे बढ़िया नमक होता है भारत की सांबर झील का नमक, अगर मिल जाए तो अमृत। अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा नमक। नंबर 2 पे सिंधा नमक, जिसको पाकिस्तानी नमक बोलते हैं, डली वाला नमक। लेकिन उसको भी लोगों को पता नहीं कैसे खाना है, वो सिंधा नमक सीधा यूज कर लेते हैं। नो, आप उसको पानी में घोलो, जितना घुल जाए उसको यूज कर लो, जो नीचे पड़ा हुआ है उसको फेंक दो। वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, वो आपकी बॉडी में फिर पथरी बनाएगा। आमतौर पे सैलड के ऊपर, दही के ऊपर कौन सा नमक डाला जाए? सांबर झील का नमक, दुनिया का बेस्ट नमक। अच्छा, तो मिलता नहीं है ऐसे? नहीं सर, मार्केट में अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। अब मैं हार्ट पे आता हूँ। आ जाओ। अमूमन क्या है कि आपका हार्ट 60% ब्लॉकेज है, 70%, 80% है। अब तो आपको स्टेंट डलवाना पड़ेगा। कभी कभी भी होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आदमी डरा रहता है। जिसको बीपी है उसको लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम तो होना ही होना है। एक तो अपने बीपी का बताया कि आप दाई नाक बाएं और से प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट से भी ठीक हो जाएगा। और प्लेट 1 प्लेट 2, ये हार्ट ब्लॉकेज में क्या करना चाहिए? हार्ट ब्लॉकेज में सबसे अच्छा होता है आयुर्वेद में पंचकर्म, हृदय वस्ती, लीच थेरेपी। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाती है सर। आपको स्टंट नहीं डलवाना, आपको बाईपास सर्जरी नहीं करवानी, आपको मेन तो ब्लॉकेज खोलनी है ना, या नई आर्टरी बनानी है, कोलेट्रल बन जाएगी ना,
भरोसा रखो। मैंने बोला जब हम भगवान की संतान हैं तो नॉर्मल इंसान तो नहीं होंगे। हमारी बॉडी में कितना ब्लड है? 5 लीटर लगभग, ठीक है। जब मेरा हार्ट ऐसे करता है एक बार में तो खून पंप करता है, तो एक बार में ऐसे करता है तो 1 मिनट में कितनी बार करता है हमारा हार्ट? बचपन से पढ़ा हमने 72 टाइम्स। जब एक बार ऐसे करता है तो कितने ml खून आगे फेंकता है? लगभग 250 ml। लगभग 70 ml। तो 70 गुणा 72 लगभग 5 लीटर हो गया। तो 1 मिनट में मेरा पूरा ब्लड 5 लीटर पंप हो जाता है। क्लियर? अब अगर मैं अपनी बॉडी की सारी नसें, सारी आर्टरीज, सारी वेन्स, सारी कैपिलरीज को मिलाता जाऊं, एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ता जाऊं, तो ये कितनी लंबी हो जाती है? लगभग 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, पृथ्वी के एक चक्कर से ज्यादा। अब आप सोचो कि 1 मिनट में जो सेल यहां से चला था वो 1 मिनट में वापिस आ गया। इसका मतलब कितनी लंबी यात्रा करके आया? 1 लाख किलोमीटर। दुनिया में कोई पंप बन सकता है? तो पहली बात तो हम असाधारण है, हम भगवान है। पहली बात तो ये विश्वास करो। तो ब्लॉकेज खोलना भी आसान ही होगा। फिर अगर मैं अपने आप को भगवान साबित करा दूंगा तो फिर आपको भगवान साबित कर दूंगा या दर्शक भगवान साबित हो जाएंगे, तो आपको लगने लग जाएगा ना कि हम खुद के को ठीक कर सकते हैं। 1 मिनट में मेरा जो सेल यहां से चला 1 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आ गया, तो अभी भी लगने लग गया पुनिश भगवान है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे बच्चे, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। मेरे भी 2 हैं। हमारी वाइफ के पेट में एक छोटा सा सेल गया, 9 महीने बाद आंख, नाक, कान, मुंह, पैर, दिल धड़कता हुआ, आंखें चलती हुई, झपक रहा है वो, कानों से सुनता हुआ बच्चा कैसे गोद में आ गया सर? इसका मतलब बॉडी में कोई शक्ति है जिसने अपने जैसी कृति बना दी। तो ऐसा मत सोचना वाइफ ही देवी है, वो बीज दिया अपने साथ, तो देव आप भी हो। तो मतलब अपुनिच भगवान है, ये मैं आपको साबित करके छोड़ूंगा। अच्छा अब दूसरी बात, अब हार्ट में आ गई ब्लॉकेज। जोंक इतना इंटेलिजेंट प्राणी है कि अगर उसको हार्ट के ऊपर लगा दिया जाए, एक सिस्टम तरीके से डॉक्टर लगाते हैं हमारे, तो वो सारी ब्लॉकेज चूस लेगा सर और अपनी हीरोडिन छोड़ देगा। मतलब अपनी लार आपकी बॉडी में डाल देगा, जिससे खून पतला होकर आपको ब्लॉकेज हट जाएगी और आपकी गंदा खून चूस लेगा। रशिया जैसी कंट्री में सन 2000 से लेकर 2015 तक, मैं आपको रिसर्च पेपर भेज दूंगा, चाहे आप स्क्रीन पे दिखा देना, 15 साल तक लीच थेरेपी रिसर्च चली है। 16,000 पेशेंट को लीच थेरेपी से उन्होंने बिना सर्जरी के, बिना उसके हार्ट के ब्लॉकेज मतलब खोली है उन्होंने। रशिया कंट्री कर रहा है रिसर्च। ये भारत में क्या संभव है? भारत में आयुर्वेद के हर सेंटर में संभव है, पंचकर्म सेंटर में संभव है, हृदय वस्ती और लीच थेरेपी, लेकिन दुनिया को पता ही नहीं है। अच्छा आपको याद होगा जब कोरोना में ना पटियाला में निहंगों ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, याद है आपको? वो हाथ पकड़ के अपना पीजीआई पहुंच गया था, पीजीआई ने उसका हाथ जोड़ दिया था, पता है सबको। अच्छा उसका हाथ चलता भी आज, लेकिन जब पीजीआई ने उसका हाथ जोड़ दिया था वो चला नहीं था। 2.5 घंटे के बाद पीजीआई की टीम ने डिस्कस किया कि आयुर्वेद में बात करो, तो हमारे ही चंडीगढ़ में डॉक्टर हैं, उनको फ़ोन गया, उन्होंने अपने सेंटर से फटाफट वहाँ लीच थेरेपी लीचें भिजवाई कुछ सारी, और उसके हाथ पे लीच थेरेपी की गई, लीच लगाई गई। आज तक उसका हाथ चलता है सर। तो लेकिन वो कोई पीजीआई वाला बताएगा नहीं कि लीच थेरेपी से हाथ चला। तो सर ये लीच थेरेपी बड़ी वंडरफुल है। कहीं भी बॉडी में कैंसर की गांठ हो वहाँ लगाओ तो गांठ के अंदर की गंदगी चूस लेती है, लीच गंद खाती है। और आप क्या कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट की सर्जरी, मुंह का कैंसर है मुंह की सर्जरी। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं जिनका मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर लीच थेरेपी से कंट्रोल हुआ है और उनकी क्वालिटी लाइफ बढ़ गई। कईयों की गांठ छोटी हो गई, कईयों की 1-2 की तो गायब ही हो गई बिल्कुल ही, जिन्होंने पूरे नियम फॉलो करे, खाने पीने का ध्यान रखा। लीच थेरेपी ये तो बड़ा अद्भुत है, पता ही नहीं लोगों को। हाँ अब मैं लीवर पे आता हूँ। ये एक मेजर इशू है और लोग कहते हैं कि लीवर फेल हो गया तो फिर ट्रांसप्लांट कराइए, लीवर का पता नहीं चलता है। किडनी फेल होगी तो भी ट्रांसप्लांट, लीवर फेल हो गया तो भी ट्रांसप्लांट, घुटने दर्द है तो घुटने पे ट्रांसप्लांट। 2 चीज़ें हैं, आपका लीवर जो है वो ख़राब हो रहा है, ये सिग्नल कैसे मिलता है। दूसरा, ख़राब लीवर को भी आप ठीक करते हैं कि एक वही ऑर्गन है जो अपने आप को रिवाइव कर सकता है, तो उसको फिर आप ठीक कैसे कर सकते हैं?
पहली बात तो ये क्लियर करूं मैं, बॉडी का हर ऑर्गन अपने आप को रिवाइव कर सकता है, ये हमें गलत पढ़ाया गया है। अच्छा। कि लीवर ही रिवाइव कर सकता है। हाँ, लीवर में स्टेम सेल थोड़े ज़्यादा होते हैं। बॉडी में सबसे ज़्यादा जो स्टेम सेल है ना वो लीवर में पाए जाते हैं, इसलिए लीवर रिवाइव जल्दी कर सकता है। लीवर ट्रांसप्लांट भी जब करते हैं ना तो पूरा लीवर नहीं करते, 20 पैसे या 22 पैसे लीवर करते हैं, मतलब 5वां हिस्सा लीवर का टुकड़ा निकालते हैं, फिर 1 साल तक वेट करते हैं पूरा लीवर बनने की। बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है सर, पूरा लीवर दोबारा बना लेती है इतने से लीवर से। तो जब इतने से लीवर से पूरा बना सकती है तो जिसको फेल कहा जा रहा है उसी को ठीक कर लो ना, लेकिन उसके लिए डाइट ठीक करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, लोगों को वक्त से आना पड़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है, हमारे पास लोग बिल्कुल लास्ट में पहुंचते हैं, 4th स्टेज लेके, जब पेट में पानी भर चुका था, एसाइटिस की स्टेज होती है, पेट में पानी भर जाता है, तब बोलते हैं लीवर ठीक कर दो। तो 10 में से 2-4 को ही हम मदद कर पाते हैं। हाँ, बाकियों की लाइफ बढ़ा देते हैं, क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है, उनका लाइफ स्पैन थोड़ा बढ़ जाता है। जहाँ उन्होंने डॉक्टर ने बोला 3 महीने जियोगे, वो हमारे पास आने के बाद 6 महीने, साल, 2 साल जी जाते हैं। लेकिन सब नहीं। अगर यही लोग लीवर फैटी की स्टेज में आना शुरू हो जाएं, लीवर फाइब्रोसिस की स्टेज में आना शुरू हो जाएं, सिरोसिस होने से पहले आ जाएं, तो हम बचा सकते हैं। आयुर्वेद इतना पावरफुल है। ऐसे ही किडनी फेल भी ऐसे ही कर सकते हैं। लीवर के लिए मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, लोगों को एक देसी नुस्खा बताता हूं मैं। आलू बुखारा ले लो और आप इमली ले लो, रोज रात को 2 आलू बुखारे और इमली की 4 वो बीज, 4 मतलब बीज के ऊपर जो मटेरियल होता है वो भिगो के रख दो और उसको मिक्स कर दो, गूंथ के ना, मतलब उसको मैश कर दो, आपस में मिक्स कर दो, और सुबह उठ के उसको खा लो और पानी पी लो। लगभग 2 से 3 महीने में हमने जो देखा है, बहुत लोगों का लीवर फैटी नॉर्मल आया है। अच्छा, फ्री का तरीका है। नहीं तो आयुर्वेद के पंचकर्म में आ जाओ, किसी भी हमारे सेंटर पे कांटेक्ट कर लो, वमन, विरेचन, बस्ती, इनका एक प्रोसेस सेट करके स्नेहन स्वेदन के साथ भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। कैसे पता चले कि लीवर खराब हो रहा है? अगर गैस बनती है, तेजाब बनता है, कॉन्स्टिपेशन है, या खट्टे डकार आते हैं, या भारीपन रहता है, जलन रहती है, या जीभ मोटी है, लीवर फैटी है। रिपोर्टें नॉर्मल आएंगी लेकिन लीवर खराब है, रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। लीवर की रिपोर्ट की एक प्रॉब्लम है, जब तक लीवर 70% खराब नहीं हो जाएगा रिपोर्टों में नहीं आएगा। लेकिन आयुर्वेद वाले पहचान लेंगे जीभ मोटी देख के। एक और बात बताता हूं, अगर जीभ पे नीली नीली लाइनें बन रही हैं तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना या लीवर में स्टोन बनना या स्लज बनना शुरू हो गया है, तो गॉल ब्लैडर कटेगा बाद में आपका। अगर जीभ साइडों से ऐसे ऐसे लहरें खा रही है और पतली है तो किडनी में स्टोन बन रहा है, किडनी खराब हो रही है, किडनी वीक हो रही है। अगर जीभ में क्रैक है तो अपने बॉडी के अंगों को जीभ पर डाल दो, जोन सा अंग जिस जगह पे आ रहा है उस जगह पे अगर क्रैक है तो उस अंग में प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब जीभ देख के, नाड़ी देख के, आंखें देख के आयुर्वेद के डॉक्टर बहुत कुछ बता देते हैं। अगर लीवर खराब है तो मॉडर्न पैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर के पास एक सिंगल दवाई की गोली नहीं है लीवर के लिए, वो आयुर्वेद की गोलियां लिखते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में ही आ जाओ ना इलाज कराना, जब तो आयुर्वेद की गोली खानी है। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, लीवर बिल्कुल लास्ट तक खराब करके तब तक एलोपैथी में लगे रहते हैं, बाद में आयुर्वेद में आते हैं। तो ये जो 5 तत्वों की बात अभी आप कह रहे हैं कि ऐसे कौन से 5 तत्व हैं जिनका संतुलन हो जाए तो बहुत कुछ ठीक हो जाता है? हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, धरती, जल, शुद्ध जल, पावक, अग्नि, समीरा। वायु, आकाश। ये हमारी उंगलियां है ना, इनमें 5 तत्वों को बैलेंस करने की शक्ति है। पैरों की उंगलियों में भी, हाथों की उंगलियों में भी। आप चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, नहीं तो दर्शकों को बता देता हूँ। ये वाली उंगली है, ये धरती है, जो रिंग फिंगर है, इसको ऐसे दबाना है, ऊपर से ऐसे दबाओ। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको सुबह खाली पेट 11 बार कर लो। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश 11 बार दबा लो मंत्रों के साथ। इसका मंत्र क्या है, इस उंगली का मंत्र है लम। इसका मंत्र है वम। ये है रम। आप एक बार बोलो जरा, देखो वाइब्रेशन कहां कहां तक होती है। आप एक बार बोलो रम।
हर अंग तक कंपन पहुंचती है सर। हाँ हाँ। यम, और ये बड़े वाली उंगली है हम बोलो एक बार, हम। फील करो, आपकी बॉडी ना एक सितार की तरह है, गिटार की तरह है। ये जो कंपन आपने बोला ना, ये अंदर ध्वनि गई। मैं आपको आज सुबह ही मेरे फोन पे एक वीडियो आई थी, अमेरिका में रिसर्च हुई है और अभी भारत में जैन मुनि है, मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास वो किताब भी है। उसमें उन्होंने 7 पेशेंट का वर्णन किया है जिन्होंने मंत्र पढ़ के अपने कैंसर को हराया है। और अभी अमेरिका में भी रिसर्च हुई है, ये जो वाइब्रेशन है 2000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की वाइब्रेशन में कैंसर सेल खत्म हो जाता है। अच्छा। तो जब हम बोलते हैं ना ओ, और जब सामूहिक रूप से बोलते हैं लोग, तो वो जो ध्वनि पैदा हुई वो उस हर्ट्ज की हुई जिसमें कैंसर सेल मर जाएगा। एक और भी रिसर्च है, आप गूगल पे चेक करो। अभी एम्स ने 4 साल पहले एक रिसर्च की थी, गायत्री मंत्र का पाठ करा था उन्होंने। कुछ पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको वहां पे संकल्प दिला के वहां से 12 किलोमीटर दूर बिठा के उनके नाम से पाठ करवाए थे गायत्री मंत्र के, और पेशेंट को जमीन आसमान का रिजल्ट आया था। ऐसे ही महामृत्युंजय का भी हो चुका है। मतलब ऐसे 7 पेशेंट थे एम्स में जिनको बोल दिया गया था कि ज्यादा लंबे नहीं बचेंगे, और उनके ब्रेन की ब्रेन मैपिंग की गई। महामृत्युंजय उन्होंने नहीं पढ़ा, उनके पास बैठ के पंडितों ने पढ़ा। अच्छा। तो उनके ब्रेन की जब ब्रेन मैपिंग की गई तो उसमें वापस सकारात्मक ऊर्जा और जीने की इच्छा दोबारा, और उनके जो डेज थे वो बढ़ गए जीने के। तो मंत्र में इतनी पावर है सर। हम वॉक पे जाते हैं, नॉर्मली हम जूते पहनते हैं, घर में भी चप्पल पहनते हैं, तो धरती से हमारा संपर्क ना के बराबर होता है। धरती पे रह के भी हम धरती से कटे रहते हैं। आदमी को कितनी देर तक अपने पैरों को ज़मीन पर रखना चाहिए, घास पर चलना चाहिए, कितना फ़ायदा है इसका? सर हमारे हॉस्पिटल में गैंग्रीन के कम से कम 20-25 पेशेंट हैं जिनके गैंग्रीन की वजह से पैर नहीं कटा, ये नंगे पांव घास पे घूमने से। कम से कम एक पेशेंट है मेरे पास, एक पेशेंट नहीं अब 2 हो गए। एक पेशेंट तो जिसको सुबह 6 से 10 बजे तक नज़र ही नहीं आता था, मैंने उसको 5 बादाम 5 भूरी मिर्चें रात को भिगो के खाने को बोला था और नंगे पांव घास पे घूमने को बोला था। सर 4 दिन बाद उसका फ़ोन आ गया कि सर मुझे सुबह 6 से 10 नहीं दिखता था ना, वो दिखने लग गया। 4 दिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं सर। अब घरेलू कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी रसोई में करते हैं। मैं एक का जिक्र करूंगा और 30 सेकंड में आप उसके फ़ायदे बताइएगा क्या है। काली मिर्च। सर काली मिर्च एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल और हमारे लंग्स के लिए बड़ी अच्छी होती है। अगर काली मिर्च को पीस के खाया जाए सलाद पे डाल के, तो लंग्स से संबंधित जुड़ी बीमारियां बड़ी जल्दी ठीक होती हैं। अजवाइन। पेट के लिए रामबाण, मतलब जब भी आपको पेट में दर्द हो, पेट में गैस बने, तेजाब बने, आप अजवाइन चबा लो, 90% चांस है पेट इमीडिएट ठीक हो जाएगा। जीरा। जीरा और अजवाइन दोनों अगर मिलके चबा लो तो आपको पथरी भी कभी नहीं बनेगी। धनिया। हमारे पेट अमाशय के लिए बड़ा बढ़िया है। धनिया का पानी शुगर भी ठीक करता है, मेथी का पानी भी शुगर ठीक करता है, और धनिया का पानी पीने से आपका पेट भी ठीक रहता है और आपकी स्किन ग्लो करती है। हल्दी। एंटी कैंसरस, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी। मतलब अगर मैं किसी को सबसे बेस्ट कहूँगा जो आपने नाम लिया अभी तक, तो हल्दी। लेकिन हल्दी कच्ची ऐसे खाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, उसको फैट के साथ लेना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका है कि आप नारियल पानी के साथ हल्दी पिए, और आजकल नैनो हल्दी भी मार्केट में मिल रही है, तो वो बहुत अच्छी है। अदरक। अगर किसी को खड़े पैर हार्ट अटैक पड़ जाए और वो अदरक चबाते चबाते हॉस्पिटल जाए, तो डॉक्टर पे लोड नहीं पड़ेगा और इमीडिएटली हो सकता है स्टंट ना डालना पड़े। पपीता। विटामिन ए, विटामिन के, B12, B6 और राइबोफ्लेविन, ये पपीते में भरपूर मात्रा में होता है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो फल हैं उनमें ऐसा कौन सा फल है जो आपको रोज़ एक खाना चाहिए? एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, नॉट एप्पल, आंवला। दुनिया का सबसे बेस्ट फ्रूट अगर मेरे से पूछोगे फल, तो आंवला है वो। एक हमें छुपाया गया, एक आंवले में 6 किलो संतरे जितना विटामिन सी होता है।
12 अमरूद जितना विटामिन ए होता है, 3 आम जितना विटामिन बी है। तो बताओ सर, एक आंवला इतना गुणकारी और मैं एक आंवला सब पे भारी, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं। तो आंवला रोज खाना चाहिए। मैं तो बताऊँ, आंवले का मुरब्बा खाओ तो धो के खाओ, नहीं तो आंवले का अचार भी मार्केट में मिलता है, नहीं तो आंवले की चटनी बनाओ, जैसे मर्जी खाओ। नहीं तो जब सब्जी बनती है ना, एक आंवला उसमें डाल दो, जब आप अपनी सब्जी लो उसमें अपना आंवला लेकर अचार की तरह खा लो। ये जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे चौलाई है, सरसों है, अपना पालक है, इनमें से क्या है जो सबसे अच्छा है, या फिर सबका मिक्स जो है वो अच्छा है? सर, जिस सीज़न में जिसका सीज़न हो ना, उस टाइम पे वो बेस्ट है। हमारी प्रकृति ना इस तरह से डिज़ाइन है कि जिस चीज़ का सीज़न है ना, उस टाइम पे उस मौसम के अनुसार उसमें सभी गुण हैं। तो अगर आपके सीज़न में सब आ रहा है, मैं क्या कहूँगा, पूरे भारत को ना रोज़ शाम को 4 बजे 1 गिलास पत्तेदार सब्जियों का जूस पीना चाहिए। पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, कोई भी कुछ ले लो, जो मिले भी ले लो। पुदीना, धनिया, कड़ी पत्ता, जो मर्जी ले लो। इसके अलावा मूली के पत्ते, शलगम के पत्ते, गाजर के पत्ते, जो मर्जी ले लो। बरगद का पत्ता, पान का पत्ता, अमरूद का पत्ता, पीपल का पत्ता, सारों का पकड़ के ना जूस बना दो, व्हीट ग्रास डाल दो, सबका जूस बना के रोज़ शाम को 4 बजे पी लो। 90% बीमारियां कभी होंगी नहीं लाइफ में। संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, और दूध नहीं पीना, दूध नकली आ रहा है मार्केट में, जो दूध है वो अच्छा नहीं है। अगर दूध पीना है, देसी गाय का प्योर दूध मिले तो भी दूध मत पीना, छाछ पीना या दही खाना, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भैंस का नहीं पीना, क्योंकि अभी जो भैंस का दूध है ना, वो हजम नहीं हो रहा। वैसे भी कहावत है, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस भैंस के आगे बीन बजाए। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? अच्छा, अगर भैंस इतना ही बढ़िया दूध देती है तो अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यानी कोई भी दूध भैंस पीना है दूध किसी आदमी को तो नारियल का दूध पी सकता है, नारियल का दूध पियो, सोयाबीन बादाम का पी दूध सकता है, पियो, बादाम मूंगफली का दूध पियो, या फिर देसी गाय का प्योर दूध मिले, लेकिन वो भी शेक बना के नहीं पीना। मतलब ये मैंगो, अच्छा, हमारे आयुर्वेद में साफ वर्णित है कि कभी भी दूध और फल इकट्ठा नहीं खाना, लेकिन हमने, आपने, मैंने, सबने बचपन में मैंगो शेक, बनाना शेक सब पिया है। अगर आपको मैंगो शेक पीना है तो नारियल के दूध में पियो, बनाना शेक पीना है नारियल के दूध, बादाम के दूध, मूंगफली के दूध में पियो, गाय भैंस के दूध में मत पियो। आम खाओ, लेकिन अच्छा एक और चीज़ हो, आम खाने को बोल रहा हूँ मैं, पीने को नहीं बोल रहा। कहीं वो जो मार्केट में ड्रिंक्स मिलती हैं आम के नाम पे, उसमें आम नहीं है, और जो डब्बे वाला जूस है उसमें भी कुछ, वो लीची के जूस में लीची नहीं है, फ्लेवर होता है। मैं उसका नाम नहीं लेता, वो नोटिस भेज देते हैं उठा के। अच्छा मनीष जी, आप आए और आपने इतनी लंबी चौड़ी बातें कही हैं, मेरे दिमाग में जितने भी सवाल थे आमतौर पर जो आम भारतीय के सामने समस्या के तौर पे खड़ा हो जाते हैं, मैंने उनको आपके सामने रखा है। मुझे लगता है कि आपके कहे से हमारे दर्शकों को, इस देश को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार।